हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूब चैनल डिजिपीडिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं बात किया था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी अपनी इम्यून सिस्टम अपने ही ज्वाइंट के टिश्यू पर अटैक करती है। इसके अलावा इट कैन आल्सो अफेक्ट द स्किन, लंग्स, किडनी, ब्लड वेसल्स, इस सबको भी अफेक्ट कर सकती है। इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस केस में क्या था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में डिजेनरेटिव कंडीशन है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसमें वेयर एंड टेयर चेंजेस आते हैं जॉइंट में। बट रेमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में, इसमें रेमेटॉइड अर्थराइटिस में जो जॉइंट की जो लाइनिंग होती है वो डैमेज होती है। इसमें जॉइंट की जो लाइनिंग है वो डैमेज होती है, जो कॉज करेगी पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सब कॉज करती है। बोन इरोजन, और एट लास्ट में ये डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाए, डिफॉर्मिटी कॉज करती है, जिसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी, बॉटनियर डिफॉर्मिटी, ये सब डिफॉर्मिटी होते हैं रेमेटॉइड अर्थराइटिस केस में। अब मैं बात करूँ इसके सिम्टम के बारे में। सिम्टम में क्या आते हैं? तो सिम्टम में वही टेंडरनेस होगा, जॉइंट के आसपास हम टच करेंगे, छुएंगे तो उसको पेन होगा। जॉइंट के आसपास टच करने पे जो पेशेंट है उसको दर्द होगा। इसके अलावा जॉइंट में स्वेलिंग रहेगी, जॉइंट में स्टिफनेस रहेगा। स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा रहेगी। जब वो पेशेंट सोकर उठेगा तब उसके जॉइंट में अकड़न जो होती है वो ज़्यादा रहती है। इसके अलावा फटीग रहेगा। पेशेंट को थकान बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत जल्दी थकान होगी। जब 200-300 मीटर चलेगा तो थक जाएगा। इसके अलावा उसको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, फीवर भी आ सकती है। इसके अलावा रेमेटॉइड अर्थराइटिस में ईयरली में ये स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करती है, जैसे फिंगर की जॉइंट हो गई, टोज़ की जॉइंट हो गई, इनको अफेक्ट करती है ईयरली स्टेज में। लेटर ऑन ये नी की जॉइंट को, शोल्डर की जॉइंट को, एल्बो की जॉइंट को कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। बट स्टार्टिंग में ये ईयरली स्टेज में ये स्मॉल जॉइंट को अफेक्ट करता है। अब मैं बात करूँगा इस रिस्क फैक्टर के बारे में। तो रिस्क फैक्टर में एज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस मेनली सीनियर सिटीजन में पाई जाती है, आफ्टर 40 ईयर एज। बट आर ए में इट कैन अकर एनी एज, बट ये मिडिल एज में शुरू होती है, मिडिल एज में ज़्यादा पाई जाती है। 18-19 से 30 साल तक ये पाई जाती है। अब जेंडर की बात करूँ, इसमें भी वुमेन ज़्यादा सफ़र करती हैं कंपेरिजन टू मेन। फैमिली हिस्ट्री, किसी को होंगे, हाई रिस्क में होंगे रेमेटॉइड अर्थराइटिस होने का। अगर फैमिली में किसी को है तो स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर है। स्मोकिंग के वजह से भी जो रिस्क होती है बढ़ जाती है रेमेटॉइड अर्थराइटिस होने का। इसके अलावा एक्सेस वेट भी एक कॉज है, रिस्क है। इसमें एक्सेस वेट एक कारण है जिसमें रिस्क बढ़ जाता है आर ए होने का। अब मैं बात करूँगा कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। कॉम्प्लिकेशंस में ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डी जो होती है कमज़ोर हो जाती है। और इसके रेमेटॉइड नोड्यूल्स हो सकते हैं। आप स्किन पे देख सकते हैं कैसे होते हैं रेमेटॉइड नोड्यूल्स, कैसे दिखते हैं। और इसके अलावा ड्राई आई और माउथ मीन्स एक आँख में और जो माउथ है उसमें जो मॉइस्चर की रहती है कमी हो जाती है इसमें, जिसको हम शोग्रेन सिंड्रोम
इसके बाद कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है रिस्ट में, क्योंकि रिस्ट में इन्फ्लेमेशन की वजह से नर्व कंप्रेस हो जाती है, जिसके वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और इसके बाद हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ होते हैं, लिम्फोमा भी हो सकता है। लिम्फोमा इज अ ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर दैट डेवलप इन द लिम्फ सिस्टम। ये है इसके कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब मैं बात करूँगा इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस में ब्लड टेस्ट की बात करूँगा। ब्लड टेस्ट में हम ESR, CRP, CPP एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं। इसमें ESR और CRP में इसमें रेमेटॉइड आर्थराइटिस केस में इसकी रेंज है वो बढ़ी रहती है, बट ये बहुत सारी बीमारी में ये इसकी रेंज बढ़ी रहती है। इससे कंफर्मेशन नहीं कर पाते हैं कि हाँ आ रही है, बट anti-CPP जो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं उससे कंफर्मेशन हो जाता है कि उससे इस टेस्ट से कंफर्म हो जाता है कि हाँ पेशेंट को आ रही है, तो ये टेस्ट कंफर्म करता है। इसके अलावा इमेजिंग टेस्ट की बात करूँ तो एक्सरे करते हैं, MRI करते हैं। अब मैं बात करूँ इसे ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में। ट्रीटमेंट के बारे में बता दूँ सबसे पहले इसका देयर इज नो क्योर फॉर रेमेटॉइड आर्थराइटिस, बट इसमें क्या होता है कि हम जो डिजीज़ के प्रोग्रेशन है उसको हम स्लो करते हैं कुछ ड्रग्स देके इसमें, जिसमें आती है DMDS डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रेमेटिक ड्रग्स आती है। इसमें मेथोट्रेक्सेट, लेफेनोमाइड, सल्फासालाजाइन, हाइड्रोक्लोरोक्विन जो एंटी मलेरिया ड्रग्स हैं। इसके अलावा NSAIDs देते हैं पेन और स्वेलिंग को कम करने के लिए। इसके और स्टेरॉइड देते हैं लाइक पेडिसिलोन, इसमें जो कि इसमें पेन और स्वेलिंग को रिड्यूस करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी को भी सप्रेस करने का कार्य करती है। अब मैं बात करूँगा इसके फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बारे में। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि पेशेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, रेंज ऑफ मोशन है, ये बनी रहे, मेंटेन रहे। इसके अलावा पेन कम हो और स्टिफनेस कम हो, जो अकड़न है जॉइंट में वो कम हो। पेशेंट को वॉकिंग बोलते हैं करने के लिए। इसके अलावा स्विमिंग बोलते हैं, स्विमिंग एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए बोलते हैं, जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग। और हैंड्स की एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हैंड की कौन कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, क्योंकि जो RA है वो स्टार्टिंग में स्मॉल जॉइंट को इन्वॉल्व करता है, स्मॉल जॉइंट पे ही अटैक करता है, जैसे फिंगर की जॉइंट हो गई, टोज़ की जॉइंट हो गई। तो इसमें क्या होता है, जो हैंड की जो ग्रिपिंग होती है वो वीक हो जाती है। तो हैंड की ग्रिपिंग को हम मेंटेन करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए हम हैंड एक्सरसाइज कराते हैं। लास्ट में हम अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं रहता है, ठीक नहीं होता है, तो अगर जॉइंट में डैमेज ज़्यादा हो गया है, तब हम सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। तब ये इसमें सर्जरी होती है, टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है इसमें। अगर जॉइंट ज़्यादा डैमेज होता है तभी हम प्रेफर करते हैं सर्जरी के लिए। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक है, इट्स मीन्स सर्जरी कराने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट रेमेटॉइड आर्थराइटिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू डिजीज़ के साथ। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।